VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष। कोरोना महामारी भयावह होती जा रही है, जिसे देखते हुए जिले के संजय गांधी अस्पताल में अब कोरोना की जांच 2 दिनों में शुरू कर दी जाएगी। अभी तक कोरोना के सैंपल जिले से जबलपुर के लिए भेजे जाते थे, लेकिन अब यह सुविधा शहर में ही उपलब्ध होगी। कोरोना टेस्ट के लिए अस्पताल लाई गई मशीन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कमिश्नर अशोक भार्गव ने बताया कि मशीन लग चुकी हैं, काम युद्ध स्तर पर जारी है और 2 दिनों के भीतर कोरोना की जांच SGMH में होनी शुरू हो जाएगी। जिन डॉक्टरों को जांच करनी है वह ट्रेनिंग के लिए भी जाके आ चुके हैं। जांच करने के बाद यह रिपोर्ट पुणे भेजी जाएगी और उसके बाद वहां के डॉक्टरों द्वारा रिपोर्ट देखने के बाद प्रमाणित माना जाएगा कि मरीज को कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, और 2 दिन के अंदर सैंपल लेने के बाद रिपोर्ट प्राप्त होगी। कमिश्नर ने यह भी बताया कि जिले में हर तरह के समुचित व्यवस्था कर लिए गए हैं। मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में मास्क और सारी सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये क्या है, अपने यहाँ वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब जो है वो प्रारंभ होने वाली है, और इस लैब में अभी तक हम क्या है कि कोरोना वायरस से संबंधित जो टेस्ट है वो बाहर जबलपुर भेजते थे, लेकिन ये सुविधा अब शीघ्र ही 1-2 दिन में हमारे हॉस्पिटल में यहीं शुरू होने वाली है। उसकी तैयारी चल रही है, मशीनें सब आ गई हैं और जो संबंधित डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा था, वो ट्रेनिंग लेकर भी आ गए हैं। और प्रारंभ में लगभग 20 जो है नमूने यहाँ पर जांच के लिए लिए जाएंगे और 1-2 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इसके संबंध में जो वैलिडेशन है वो पुणे से किया जाएगा। तो वहाँ पर केवल जो नाक या मुंह से जो स्वैब लिया जाएगा, उस स्वैब का यहाँ पर जो टेस्ट होगा, टेस्ट की जो फिल्म है, जो रिपोर्ट है, उसके बारे में वैलिडेशन के लिए पुणे जो है भेजा जाएगा। वो ऑनलाइन ही सब होगा और वहाँ से जैसे ही ओके होगा तो फिर रिपोर्ट जो है वो दे दी जाएगी। कब से चालू हो जाएगी? ये बस अब 1-2 दिन में युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, वही देखने के लिए मैं आया था। इस काम 1-2 दिन में हम प्रारंभ कर देंगे। जैसे काम खत्म होता है, मशीन वगैरह सब आ गई, इंस्टॉल हो गया है, काम चल रहा है। कोरोना वायरस ने जब से देश में दस्तक दी है, जीवन की गाड़ी रुक सी गई है। हम अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों में सिमट चुके हैं। इस महामारी ने 12 महीने जी तोड़ मेहनत करने वाले अन्नदाताओं को भी नहीं छोड़ा है। कोरोना के कहर के चलते गेहूं की बालियां सूखने के बाद भी बड़े मुश्किल से कटाई हो पा रही हैं, और जहां हो भी रही हैं तो कम जानकारी के चलते लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने खेतों में उतरकर इन अन्नदाताओं को साफ सफाई का पाठ पढ़ाया और उन्हें मास्क भी उपलब्ध कराया। साथ ही साथ किसानों के साथ फसल भी काटी। अपनी भूख का ख्याल किए बिना हमारा पेट भरने के लिए बीच दोपहरी से भारी बारिश तक अपनी फसलों का ध्यान रखने वाले किसानों पर भी कोरोना का कहर ढा रहा है। स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मऊगंज विधायक द्वारा किसानों को समझाइश दी जा रही है कि वह कटाई के दरमियान हाथ धोते रहें। मऊगंज विधायक बड़े अच्छे ढंग से बघेली बोली में किसानों को कोरोना की गंभीरता से वाकिफ करा रहे हैं और स्वयं हाथ धोने का तरीका समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायक ने किसानों के साथ फसल भी काटी और खेतों पर मौजूद सभी किसानों को मास्क भी बांटे। कोरोना महामारी के दौर में सावधानी से ही इसका बचाव किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक इस वायरस के बचाव के लिए वैक्सीन नहीं खोजी जा सकी है। इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रदेश में तो कोरोना के नए मामले हर दिन दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन जिले में अभी भी एक केस सामने नहीं आया है, और यह संभव हो सका है सिर्फ प्रशासन की सजग प्रहरी के कारण और उसकी व्यवस्थाओं के कारण। आज कोरोना वायरस को लेकर एहतियात बरतने के लिए एवं जिले में मॉक ड्रिल की तैयारी को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित मोहन सभागार में आज कलेक्टर बसंत कुर्रे की अध्यक्षता में स्वास्थ्य संबंधी अधिकारी सहित पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिले में अभी तक एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, लेकिन प्रशासन चाक चौबंद है। इसी उद्देश्य से आज कलेक्ट्रेट में बैठक की गई। बैठक में उस स्थिति से निपटने के लिए चर्चा की गई जब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाएंगे। इसके लिए प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा रिहर्सल की जाएगी। बता दें कि मॉक ड्रिल करने के लिए एक एरिया का चयन किया जाएगा, जिससे उस एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। साथ ही उस मार्ग को भी पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा जिस मार्ग से मरीज को लेकर अस्पताल तक पहुंचाना है।
इस दौरान पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी, वहीं चिकित्सकों की टीम अपने संसाधनों से लैस तैयार रहेगी। किस संदर्भ में बैठक आयोजित की गई, क्या दिशा निर्देश? ये बैठक इसलिए की गई थी कि यदि भविष्य में कोई भी पॉजिटिव केस पाया जाता है तो उसके पॉजिटिव केस मिलने के बाद हमको क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, उसी का मॉक ड्रिल करने के प्रयोजन से हमने इसको रखा है, ताकि सभी लोगों को सेंसिटाइज किया जा सके, जानकारी दी जा सके कि हर विभाग का जो भी 10-12 विभाग इसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और एक्चुअली ये जिम्मेदारी के साथ प्रशासन का किस रूप में सहयोग मिलेगा, कलेक्टर साहब का, एसपी साहब का, एडीएम मैडम का, या बाकी जो नगर निगम है, शिक्षा विभाग है, महिला बाल विकास है, इन सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। उस सहयोग में क्या क्या अपन को करना पड़ेगा, इसका एक पहले से तैयारी के रूप में इस मीटिंग को रखा गया था, और उसमें हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही। बहुत निकट 2-3 दिन के अंदर ही हम एक किसी पर्टिकुलर वार्ड में। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद गरीब परिवारों के लिए यूथ कांग्रेस के द्वारा रसोई संचालित की जा रही है। यूथ कांग्रेस रीवा के जिलाध्यक्ष दिवाकर द्विवेदी सिमरिया के आदिवासी बस्तियों में जाकर भोजन का वितरण कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते देश भर में हुए लॉकडाउन से गरीब परिवारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से आदिवासी परिवारों को लॉकडाउन के दौरान भोजन की ज़्यादा दिक्कत होती है। हालांकि सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को 3 महीने का कच्चा राशन दे दिया गया है, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या खाद्यान्न को पकाने की हो रही है। आदिवासी क्षेत्र में ज़्यादातर लोग जंगल से लाई हुई लकड़ी, जलाऊ लकड़ी से ही भोजन पकाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान चौतरफा सारी चीज़ें बंद होने के कारण यह साधन भी पूरी तरह से बंद हो गया है। ऐसे में युवा कांग्रेस द्वारा संचालित रसोई के माध्यम से युवा कांग्रेसी आदिवासी परिजनों को भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आदिवासी बस्तियों में भोजन की व्यवस्था की गई है। आदिवासी परिवार का कहना है कि सरकार ने उन्हें राशन तो दिया है, लेकिन उसको पकाने के व्यापक इंतजाम न होने के कारण उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खाने की दिक्कत हो रही है, हमारे लोगों के पास लकड़ी कंडा का इंतजाम नहीं है, गैस मिलता नहीं है हम लोगों का, इसलिए हम लोगों को समस्या आई है। नहीं तो उज्ज्वला का कनेक्शन है, लेकिन गैस पैसे में मिलता है, हम लोगों के पास पैसे भी नहीं है, तो कहाँ से हम लोग, सरकार द्वारा अभी तक कोई पैसे हम लोगों को राशन नहीं मिला है। भोजन की व्यवस्था हमारे अध्यक्ष साहब हैं, वो अपनी तरफ से करते हैं हम लोगों को भोजन व्यवस्था। जी, कौन कर रहा है व्यवस्था? ये दिवाकर द्विवेदी जी। तो यहाँ पे जितने लोग हैं सबके कनेक्शन है? कनेक्शन है, लेकिन गैस पैसा देने के लिए बोली है, पैसा देने के लिए बोली, लेकिन आया नहीं अभी तक खाते हम लोगों को। हाँ, गैस फ्री नहीं मिलती है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शासन की तरफ से हम लोगों को कम से कम गैस मिले, तो हम लोग कच्चा भोजन पका के खा तो सकें। इसलिए हमारा निवेदन है कि शासन की तरफ से हम लोगों को भी व्यवस्था गैस के किया जाए। कच्चा राशन मिल चुका है आपको? जी हाँ, 3 महीना का मिल चुका है सर जी। तो फिर बना के खाने में क्या दिक्कत है? खाने के बनाने में दिक्कत यही है कि ना आदमी के पास लकड़ी की व्यवस्था, न तेल की व्यवस्था, न चूल्हे की व्यवस्था है, तो अब इसी में आदमी परेशान है, अब क्या करे जी। खाने की व्यवस्था कैसे हो रही है? होएगा आदमी धीरे माने थोड़ा बहुत। अब यहाँ आज द्विवेदी जी आए हैं तो वो व्यवस्था कर रहे हैं। और कोई आया भोजन की व्यवस्था के लिए? और कोई नहीं, बस द्विवेदी जी के अलावा हमको कोई नजर। विधायक हैं आपके? हाँ, विधायक हैं, वो आए आपकी समस्या के लिए? नहीं, कोई नहीं आए सर अभी तक। तो उन्होंने राशन वाशन की कुछ व्यवस्था की विधायक ने? कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं। कोटा से बस 3 महीने का गल्ला मिल गया है बस। अच्छा, अभी और कुछ नहीं। सांसद भी यहीं पास के गांव से हैं, मास्क वास्क वितरित किए? कुछ नहीं वितरित किए। आए कि नहीं आए? अरे दिखाई नहीं दिए, आने की क्या बात करें हम, जब आए तब न देखें हम। ये लॉकडाउन का 14 तारीख तक जो घोषित हुआ है उसमें हम चलाएंगे। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी मजबूरी है, हमारे विधानसभा क्षेत्र सिमरिया में, खासतौर पर रीवा जिले में 4-5 विधानसभा क्षेत्र ऐसी हैं, जैसे सिरमौर हो गया, त्योंथर हो गया, मऊगंज हो गया, सिमरिया हो गया, जो जंगलों से लगा हुआ क्षेत्र है। हमारे यहाँ जो हरिजन आदिवासी वर्ग के लोग हैं, जो बड़े कास्ट के लोग हैं, तो उनके यहाँ तो चलिए कुछ पैसे रुपए की व्यवस्था है वो कर लेते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर हरिजन और आदिवासी बस्ती के लोग जो सुबह निकलते थे, खेत में जाते थे, जंगलों में जाते थे, लकड़ियाँ काटते थे, उसी लकड़ी से अपना खाना बनाते थे। इनके पास व्यक्तिगत खुद का कोई संसाधन नहीं, लॉकडाउन होने के कारण इनको निकल नहीं पा रही है। तो इनके यहाँ कच्चा राशन तो मान लीजिए है, गोदामों से मिल गया 2-2, 3-3 महीने का, लेकिन इनके यहाँ पकाने की दिक्कत है। आज हमारा मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध है और भारत सरकार से भी अनुरोध है कि लॉकडाउन होना बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए, इसका परिपालन हम सबको करना चाहिए, लेकिन जो पेट की आग है
उसे बुझाने की भी व्यवस्था हमारी सरकार को करना चाहिए। आज स्थिति है कि इनके पास कच्चा राशन है लेकिन पकाने के लिए व्यवस्था नहीं है, ना लकड़ियाँ हैं ना तो गैस है। तो हमारा ऐसा कहना है कि जिनके पास उज्ज्वला का कनेक्शन है, इनको उज्ज्वला के कनेक्शन फ्री 3 महीने तक सिलेंडर दिलाए जाए, और जिनके यहाँ उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं उनको तत्काल सरकार को इनको उज्ज्वला का कनेक्शन और सिलेंडर दिलाया जाए, और 3 महीने तक इनको किसी भी कीमत पर, जब तक लॉकडाउन है, तो इनको खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर मुफ्त में मुहैया कराया जाए। नहीं तो हमारे क्षेत्र का हरिजन आदिवासी वर्ग कोरोना से हो सकता है बच जाए, लेकिन भूख की आग से नहीं बच पाएगा। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे बिलखते हैं, लोगों के हाथ में खाने हैं। हम जब खाना बांटने जाते हैं लोग हमें फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि भैया आप खाना दे रहे हो तो 1 कटोरी चावल मुझे और दे दो, शाम के लिए हो जाए, क्योंकि हम शाम को क्या खाएंगे। उस परिस्थिति में जब हम देखते हैं, हमें भी डर है कि हम बाहर निकल रहे हैं, लोगों के संपर्क में जा रहे हैं, हो सकता है हमें कुछ हो जाए, हम भी इस दुनिया से चले जाएं। लेकिन जब लोगों के फ़ोन जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखते हैं, हमारे हरिजन आदिवासी भाई जब खाने के लिए तरसते हैं, तो उस समय ये लगता है कि हमारा जीवन रहे या ना रहे। ऐसा जीवन हम जी के भी क्या करेंगे, साथ में ही मर जाए ज़्यादा अच्छा है। तो वो एक बड़ी समस्या है, और मेरी सरकार से सीधी एक मांग है, किसी पार्टी, पॉलिटिक्स, जाति, धर्म, संप्रदाय से हट के, कि आप हमारे हरिजन आदिवासी भाइयों के लिए उज्ज्वला का कनेक्शन तत्काल बिना किसी नियम कानून को देखे, एक घर में 1 सिलेंडर दो, एक चूल्हा दो, और 3 महीने तक लगातार, जब तक लॉकडाउन है तब तक इनको मुफ्त में सिलेंडर इनके घरों तक पहुंचाओ। कम से कम ये कच्चा राशन को बना के खा सके और अपना पेट पाल सके और जिंदा रहने की व्यवस्था कर सके। कोरोना महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा है। हर व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस महामारी से प्रभावित है। जो कोरोना से संक्रमित हैं वह तो बीमार ही हैं, लेकिन इससे बचाव के लिए लॉकडाउन से आम आदमी भी हलाकान है। देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है और आम आदमी की जेब में पैसे भी नहीं टिक रहे हैं। शहर के कॉरपोरेटिव बैंक में आज भीड़ लग गई और घरों से पैसे निकलने के लिए लोग निकल पड़े। उस दौरान उन्हें न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रहा और ना ही महामारी का। लोग कर भी क्या सकते हैं, सभी के कारोबार बंद हैं, सभी घरों पर बैठे हैं। जमा पूंजी ही अब उनका एकमात्र आखिरी सहारा है। बैंक में आई एक महिला ने बताया कि उसका सिलेंडर गैस खत्म हो चुका है। पता चला कि सरकार खाते में पैसे भेज रही है, इसलिए वह पैसे निकालने के लिए आई है। बता दी कि यह सिर्फ रीवा शहर का हाल नहीं है, ग्रामीण इलाकों में भी यही दशा है। लेकिन प्रशासन को ऐसी जगहों पर निगाह बना के रखनी चाहिए जिससे लोग भारी संख्या में इकट्ठा ना होने पाएं। बैंक में, इंडियन बैंक में काफ़ी भीड़ दिखाई दी है जी। जनता मतलब पत्ते खड़ी है, मांग नहीं रही है, क्या है इसका? देखिए, अभी मोदी जी ने जो अनाउंस किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अनाउंस किया था, वुमेन खाता धारकों के एक अकाउंट में 500 रुपये महीने जो डालने का उन्होंने ऐलान किया था, वो सारे अकाउंट्स क्रेडिट हो चुके हैं। तो उन पैसों को निकालने के लिए एक भीड़ लगी हुई है। सुबह से ये भीड़ बैंक खुलने के पहले से लगी हुई थी। तो जब हम आए तो हमने लोगों को समझाया कि ये आप डिस्टेंस मेंटेन करें एक दूसरे से, क्योंकि आपस में लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। तो काफ़ी हद तक हम कामयाब भी थे, लेकिन अगर हम अंदर काम देखने आए तो बाहर फिर से भीड़ इकट्ठा हो जा रही थी। और हमारे पास अभी 3 ही स्टाफ है और हमारा एक सिक्योरिटी गार्ड है। सुबह से हम लोग ये लगे हुए हैं। बैंक के अंदर भी हमने मार्किंग्स कर रखी हैं, तो बैंक के अंदर तो इस तरीके का पूरा पालन हो रहा है। उसके अलावा भी जो हमें इंस्ट्रक्शंस थे कि बैंक के बाहर सैनिटाइज़र और पानी का बकेट रखना है, वो भी हमने रखा हुआ है। तो वो सारे इंतज़ाम हमने कर रखे हैं। थोड़ा जनता में क्या है कि पेशेंस की कमी होती है, उन्हें कुछ अफवाहों पे बिलीव करते हैं कि अभी 3 बजे तक ही बैंक खुलेगा, 2 बजे तक है। हमने समझा दिया है, बैंक 5 बजे तक खुला हुआ है, सबको उनके पैसे मिल जाएंगे, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। रीवा का संजय गांधी अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहता है। कभी संजय गांधी अस्पताल की छत में खड़े होकर युवक युवती छलांग लगा देते हैं, तो कभी वहां से नवजात शिशु का शव बरामद किया जाता है। ऐसा ही फिर एक चौंका देने वाला मामला संजय गांधी अस्पताल में सामने आया है। बता दें कि संजय गांधी अस्पताल के पीछे नाली में एक अज्ञात शिशु का शव देखा गया। अज्ञात शिशु के शव को नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा देखा गया। कर्मचारियों ने जानकारी दिया कि जब वे नाला साफ कर रहे थे, तभी अचानक झोली में बंद अज्ञात शिशु का शव सफाई कर्मियों को दिखाई दे गया, जिसके बाद सफाई कर्मियों के द्वारा तत्काल पुलिस को प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। तभी मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। बताया जा रहा है कि शिशु 9 माह का है। एक तरफ जहां कोरोना से पूरे देश और दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं अचानक से अज्ञात शिशु का शव मिलने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है और एक बार फिर संजय गांधी अस्पताल सुर्खियों में आ गया है।
क्या कैसे क्या घटना है क्या? ये घटना सर, हम लोग सफाई कर रहे हैं, 9 बजे से यहाँ लगे हुए हैं, 8 बजे से काम कर रहे हैं। जब बोरी निकली, बोरी में जो देखा तो बच्चा है, तो पहले सोचा था उसको निकाल के कब का है, तो 3 दिन का बच्चा होगा। पानी में डला था, बोरी निकाली, उसके बाद फिर कपड़े निकाले, कपड़े में बच्चा निकला, तो फिर मेडिको को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, सूचना भी दी। पुलिस प्रशासन को आपने? हाँ, सूचना कर दी। पुलिस प्रशासन क्या कहा? आ रहे हैं वे लोग, कह रहे थे हम आ रहे हैं। अभी हमारे सुपरवाइजर भी हैं वहीं पे, अमित बंसारी, एक ड्राइवर है हमारे कचड़े वाला, तो बताया कि मेडिको को फ़ोन करो, मेडिको को फ़ोन किया, सब कुछ बस। कितने लोग आप लोग यहाँ सफाई कर रहे हैं? यहाँ हम लोग हैं सर, कोई कम से कम 6-7 लोग हैं, 7 लोग हैं, और आगे लगे हैं वहाँ पे, तो उनसे बोलेंगे यहाँ पे 7 लोग हैं हम लोग। लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब के गोरख धंधा करने वालों का एक बार फिर भंडाफोड़ हुआ। एक्शन में आई पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश भर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित है, लेकिन इसके मद्देनजर शराब की दुकानें भी बंद की गई हैं। लेकिन दुकानें चोरी छुपे खुलने न पाएं, अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए जवा पुलिस सतर्कता भी बढ़ा दी है। आज जवा पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान शराब की सप्लाई करने वाले तत्वों का भंडाफोड़ किया। साथ ही दोपहर करीब 1:30 बजे जवा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि जवा के एक ढाबे में भारी मात्रा में शराब स्टॉक की गई है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी डीएसपी नवीन तिवारी तुरंत सक्रिय होकर पूरी टीम के साथ उक्त ढाबे पर छापेमार कार्यवाही करते हुए मौके से 7 पेटी 42 पाव सफ़ेद मदिरा, जिसकी कीमत लगभग 22,680 रुपये है, बरामद कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा आरोपियों को थाने ले जाया गया है और साथ ही आबकारी एक्ट अधिनियम के तहत 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं अवैध रूप से देसी शराब बनाने व उसकी बिक्री रोकने के लिए पुलिस ने गांव, कस्बों व नदी के किनारे गश्त बढ़ा दिया है। इसके लिए उन क्षेत्रों को भी चिन्हित किया गया है जहां अवैध शराब के धंधे ज़्यादा होते हैं। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि बरौली ठंडा में सचिन पाठक और रुचिन पाठक ये अवैध शराब की बिक्री करते हैं। सूचना मिलते ही हमारी एक टीम वहाँ के लिए रवाना होकर लोकेशन पे शराब जब्त की 378 पाव और उनके ऊपर 34 लोग का धारा का प्रकरण दर्ज किया गया। इनमें सब इंस्पेक्टर PSI प्रज्ञा पटेल, ASI बुनकर और मुंशी जी पांडे जी और कांस्टेबल में हेमंत बागरी, अभिलाष सिंह, विनय सिंह, इनका महत्वपूर्ण होता है। मेरी तो उनसे यही रहेगा, एडवाइस ही है, पहले से ही मान लें कि लगातार जैसे मैं कार्रवाई कर रहा हूँ तो वो बंद कर देंगे या बिक्री ना करें अवैध, और अगर फिर भी वो करना चाह रहे हैं तो मैं उन तक पहुँच ही जाऊँगा, यही कहना चाहूँगा। कल भी हमने पकड़ी थी और लगातार हम यही करेंगे। कोरोना वायरस के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया गया है। इसी दौरान मंगलवार की सुबह 4 बजे अतरेला थाना पुलिस ने अवैध नशीली कफ सिरप की सप्लाई करने वाले शरारती तत्वों को भी धर दबोचा है। मंगलवार सुबह 4 बजे अतरेला थाना प्रभारी SK शुक्ला को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि रामबाग तरफ से एक बिना नंबर प्लेट अपाची मोटरसाइकिल में 2 व्यक्तियों के द्वारा मिलिट्री कलर के बैग में भरकर कोरेक्स कफ सिरप की खेप लाई जा रही है। सूचना मिलने के तकरीबन 5:30 बजे एक बिना नंबर अपाची मोटरसाइकिल आई जिसमें आरोपी सिरप की खेप के साथ बैठे पाए गए। दोनों आरोपियों के से उक्त कफ सिरप ले जाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कफ सिरप बैकुंठपुर ले जाना बताया। आरोपी अवैध रूप से प्रतिबंधित दवाओं को लेकर बैकुंठपुर जाने एवं परिवहन करने पाए जाने पर धारा ड्रग्स कंट्रोल एक्ट 5B औषधि अधिनियम के तहत आरोपियों पर कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया है। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते हुए आंकड़े हैरान करने वाले हैं। कोरोना वायरस के फैलने के डर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही लॉकडाउन करने की घोषणा की थी। उसके साथ ही अब राज्य के मुख्यमंत्री भी लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने की बात कर रहे हैं। प्रदेश में अन्य शहरों की तरह रीवा के साथ साथ सीधी शहर को भी पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। सीधी में अब एक दिन के लिए ही सब्जी, फल, फूल एवं दूध की दुकानें खुलती हैं और एक दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया जाता है।
सीधी शहर में भी प्रवेश के अन्य शहरों की तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। इसका दुक्का ज़रूरतमंद लोगों के अलावा यहाँ के लोग पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और साथ ही प्रशासन का सहयोग भी कर रहे हैं। प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से लॉकडाउन का पालन करा रही है और साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। यही कारण है कि सीधी की सड़कें पूरी तरीके से सुनसान हैं। एक ओर जहां देश कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी के संक्रमण की चपेट में है, तो दूसरी ओर डॉक्टर भी इस गंभीर बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं और तैयारी में भी जुटे हैं। ऐसी ही एक तकनीकी आविष्कार भारत सरकार के मिनी रत्न कंपनी NCL द्वारा संचालित नेहरू शताब्दी अस्पताल में डॉक्टरों ने कर दिखाया है, जहां अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड में एक वेंटिलेटर पर 5 मरीजों को एक साथ उपचार करने की व्यवस्था ईजाद कर दिया गया है। सिगरौली जिले में मिनी रत्न कंपनी नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा संचालित नेहरू शताब्दी अस्पताल में डॉक्टरों ने कोरोना वायरस जैसी बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है और जहां तक संभव हो रहा है नए तरीके का इजाद कर रहे हैं। संक्रमण को देखते हुए डॉक्टरों ने अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड में एक वेंटिलेटर पर एक साथ 5 मरीजों का इलाज किया जा सकता है। इस आविष्कार के बाद सिगरौली सहित पूरे देश में पहला अस्पताल बन गया है जहां पर इस तरह का इलाज करने की सुविधा होगी। NCL नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में सिविल सर्जन के पद पर पदस्थ डॉक्टर पंकज ने यह फार्मूला इजाद किया है। इस फार्मूले में लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी वेंटिलेटर को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है जिससे एक ही वेंटिलेटर पर 5 लोग तक ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके। इस वेंटिलेटर में कॉपर की पाइप के कनेक्शन करने के बाद अलग अलग मरीजों तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है एवं कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का अगर इस वेंटिलेटर में इलाज होता है तो संक्रमण एक मरीज से दूसरे मरीज तक नहीं पहुंच पाएगा। उससे बाहर निकलने वाली ऑक्सीजन वापस में फिल्टर होकर दूसरे मरीज तक पहुंचती है। यही वेंटिलेटर एक बड़ी खासियत है कि इसे एक वेंटिलेटर पर कोरोना पेशेंट और बाकी अलग बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति एक साथ एक ही वेंटिलेटर से कनेक्ट किया गया है, तो एक दूसरे में संक्रमण फैलने का भी कोई खतरा नहीं है। सिगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। बेसिकली क्या है कि अभी हमारे पास जो कोरोना पेंडेमिक हो रहा है उसमें कोरोना वायरस लंग्स को इफेक्ट करता है और लंग्स को इतना ज़्यादा डैमेज कर देता है कि मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स हैं। वेंटिलेटर के जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं सब डेवलप्ड कंट्री में हैं और ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री में अभी कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि अभी वेंटिलेटर को एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बंद है। तो हमारे पास अभी इंडिया में सप्लायर्स के पास जितने वेंटिलेटर हैं उसी से हमको काम करना है और हमें अभी जितने वेंटिलेटर हैं उसे 3 से 5 महीने तक ज़्यादा वेंटिलेटर की ज़रूरत है। इसका सॉल्यूशन हम लोग के पास यही है कि हम लोग एक वेंटिलेटर से 5 वेंटिलेटर को वेंटिलेट करें, 1 2 3 4 5 और कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करें, अवेलेबल कैपेसिटी को। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि वेंटिलेटर के एक्सेलेशन पोर्ट, सांस छोड़ने वाले पोर्ट और सांस लेने वाले पोर्ट में एक्सटेंशन ट्यूब एक लगा दिया जो कि कॉपर का बना हुआ है और कॉपर में 5 छेद हैं जिसमें कि हमारे वेंटिलेटर के जो ब्रीदिंग सर्किट है पेशेंट के वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक कॉमन एक्सेलेशन पोर्ट हो गया, कॉमन इनहेलेशन पोर्ट हो गया और उससे 5 पेशेंट को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। एक्सेलेशन पोर्ट पे हम लोगों ने वायरल फिल्टर लगा दिया जिससे कि एक मरीज़ का इन्फेक्शन दूसरे मरीज में ट्रांसपोर्ट नहीं हो और इस तरीके से हम लोग एक वेंटिलेटर से हम लोग 5-5 मरीज़ को एक साथ वेंटिलेट कर सकते हैं। मेरा ऑप्शन है, चाहेंगे कि हम 2 ही वेंटिलेट करें तो बाकी पोर्ट को हम लोग प्लग इन कर देंगे और जिससे कि बाकी पोर्ट बंद रहेगा। अगर तीसरा मरीज आ जाता है तो तीसरे मरीज को उसमें लगा करके उसके प्लग को निकाल कर तीसरा लगा देंगे, 5वां आता है तो 5वें को भी लगा देंगे। तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि एक ही वेंटिलेटर से हम 1 को वेंटिलेट करें या 5 को वेंटिलेट करें। अभी तक सर इस तरह से देश में कहीं सुविधा है क्या इस तरह से? नहीं, अभी हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को केवल बनाया है और इसको बनाने में लोकल लेवल पे भी 150, 200, 250 खर्च आते हैं और मैक्सिमम 1000 का खर्च लेबर कॉस्ट लगाएंगे तो लगा करके हम लोग इसको बना सकते हैं। अभी किसी ने इसको यूज में लाया नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है। अभी इसका ट्रायल हो चुका है? हमारे यहाँ ट्रायल हो चुका है इसका, सक्सेसफुल ट्रायल। कितने लोगों को ऊपर लगभग हुआ? नहीं, अभी लोगों को हम लोगों ने लगाया नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास जो वेंटिलेटर हैं वो एनफ है
और ये मतलब रूटीन यूज़ के लिए एनफ है। जब हमारे पास एक्स्ट्रा वेंटिलेटर से ज़्यादा पेशेंट आ जाएंगे, मरीज आ जाएंगे, तब फिर हम लोग को लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। सिगरौली जिले में राष्ट्रव्यापी कोरोना वायरस को लेकर चल रही प्रशासनिक कवायद के बीच बरगवां पुलिस ने कोरोना मॉक ड्रिल करते हुए लोगों को बचाने एवं बचने का संदेश दिया है। एसपी टीके विद्यार्थी के मार्गदर्शन पर टीआई मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव पीड़ित व्यक्ति अगर मिलता है तो किस प्रकार से कार्रवाई करनी है, इसकी मॉक ड्रिल रिहर्सल कराई गई है। जारी तैयारी में एक घर को चुना गया है जिसमें यह बताया गया है कि मान लें कि इस घर में कोरोना पीड़ित व्यक्ति है, उसको घर से डॉक्टर के मदद से कैसे पुलिस को निकालना है और स्थानीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में व्यवस्थित करना है, इसका विधिवत अभ्यास किया गया है। इस मॉक ड्रिल में संक्रमित शख्स के घर को सील किया गया एवं आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में एरिया को भी सील कर दिया गया है। पूर्ण रूप से लोगों को बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है एवं एक दूध वाला, एक सब्जी वाला, एक किराने वाले को नियत किया गया है कि जो उस मोहल्ले में उस किलोमीटर के एरिया में सामान पहुंचाएगा। इस तरह के कोरोना वायरस से निपटने का रिहर्सल किया जा चुका है। सिगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी का रिपोर्ट। जहां पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है और देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन का पालन कराने की अपील की है, फिर भी कुछ लोग प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं। पुलिस प्रशासन 24 घंटे देश के लोगों की सेवा कर रही है और घर में रहने की लगातार अपील भी कर रही है, पर कुछ लोग इस लॉकडाउन में भी रेत की चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि खनन माफिया गरीब मजदूरों से अपनी गाड़ियों में रेत चोरी करवा रहे हैं। कल उच्च अधिकारियों के निर्देशन में थाना अमलाई के सब इंस्पेक्टर गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध रेत ले जाते एक ट्रैक्टर व चालक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना से जानकारी के अनुसार कल रात मुखबिर की सूचना पर ग्राम बटुरा सोन नदी में अवैध रेत लोड करते हुए ट्रैक्टर व चालक को पकड़ा है। ट्रैक्टर व आरोपी को पकड़ने के बाद थाने लाकर मध्य प्रदेश रेत अधिनियम 2019 एवं एनजीटी के तहत कार्रवाई की गई है। इस महामारी में ये रेत माफिया गरीब मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शायद इन रेत माफियाओं को पुलिस का डर नहीं है और ये लगातार धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। हमारे यहाँ श्री वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार अवैध रेत, अवैध कोयला के संबंध में कार्रवाई करने के आदेश प्राप्त हुए हैं, जो कल दिनांक को 6/4/20 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि बटुरा सोन नदी खदान से एक नीले रंग का ट्रैक्टर अवैध रेत लोड कर परिवहन करने हेतु निकला है, जो एसआई विकास सिंह के हमरा रहकर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें नीले रंग के ट्रैक्टर को पकड़ा गया, जिसका नंबर MP 18 AB 2660 था। ट्रैक्टर के चालक से रेत के संबंध में वैध दस्तावेजों की मांग की गई, जो मौके पर कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिसके विरुद्ध मध्य प्रदेश रेत नियम 2019 का नियम एवं NGT प्रकरण 606/18 दिनांक 15/4/19 की धारा का पंजीबद्ध कर निराकरण हेतु उसे खनिज कार्यालय भेजा जाता है एवं लगातार थाना क्षेत्र में अवैध रेत एवं कोयला के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई चल रही है। सर लगभग वहाँ कितनी गाड़ियाँ लगी थी सर? एक गाड़ी की सूचना मिली थी, अच्छा, जिस पर कार्रवाई की गई है। अच्छा, ये इस प्रकार के उल्लंघन कर रहे हैं, जो लॉकडाउन चल रहा है धारा 144, तो उनके ऊपर और भी कोई कार्रवाई इस पे? अभी तो 108 खनिज की कार्रवाई चल रही है जी, और जो अधिकारियों का दिशा निर्देश रहेगा उसके अलावा भी फिर अलग से कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी कहाँ की थी सर, थोड़ा सा? ये गाड़ी ग्राम बटुरा की थी और इस समय लाल बैगा है वाहन स्वामी, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। ठीक। कोरोना वायरस जैसे छुआछूत बीमारी से लोगों को एक दूसरे से दूरियां बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा बार बार अपील की जा रही है और बार बार हिदायत भी दी जा रही है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी यदि वो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं।
इसके बाद भी लोगों पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। नगर में कुछ लोगों के द्वारा सभी नियमों को दरकिनार करते हुए अपनी मनमानी की जा रही है। इन्हीं व्यक्तियों के कारण सभी को दिक्कत हो सकती है। बता दें कि नौरोजाबाद के ग्रामीण बैंक, किसान की दुकान, सब्जी मंडी, लोग भीड़ लगाकर खड़े नजर आ रहे हैं थे। पुलिस के चेतावनी देने के बाद भी लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। नौरोजाबाद की प्रमुख कॉलोनियों में लोग 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर बैठते हुए नजर आए हैं। पुलिस की गाड़ी देखकर कुछ लोग देर न करते हुए अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर से वापस उस जगह पर बैठ जाते हैं। कोरोना वायरस से बचाने के लिए केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों को भी इस पर गंभीरता से लेना होगा। प्रशासन का सहयोग करना होगा, लेकिन लोग मजाक बनाकर रखे हुए हैं। पुलिस को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज करना चाहिए। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। तो ये थी रीवा और विंध्य क्षेत्र के कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए आप रोजाना बने रहिए विंध्य टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.